अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट महक अशफाक। खबरों के तज्जिए के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल जमान। वेलकम बिलाल साहब। जी थैंक यू। बिलाल साहब, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जो बयान दिया था, वो मामला अभी तक ठंडा नहीं हो रहा, उस पर बहस अभी भी जारी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने उसी बयान में कुछ इंतज़ामी यूनिट्स और सूबे बनाने की बात की थी, जिसकी पीटीआई ने हिमायत कर दी है। और इसी मौके पर जेयूआई के सेनेटर और वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर ने हज़ारा सूबा बनाने का मुतालबा किया है। तो एक तो ये कि आप इस मुतालबे को और इस टाइमिंग को किस नज़रिए से देखते हैं, और दूसरा ये कि कौन सी सियासी पार्टी जो है वो इसकी हिमायत करेगी और कौन मुखालफत करेगा। जी देखिए, ऐसी है। ये पहली बात तो ये है कि जो मोहसिन नकवी ने बात की है, ये सब मेरे ख्याल से, और अगर इसके ऊपर एक जो दो सीनियर सहाफ़ी हैं उन्होंने भी कॉलम्स वगैरह लिखे हैं और उन्होंने रेफरेंडम की बात की है कि हो सकता है इसके लिए मामला रेफरेंडम की तरफ भी जाए और वो रेफरेंडम पूरे मुल्क में भी करवाया जा सकता है और पंजाब और सिंध और इस तरह मतलब एक अलग अलग सूबों के अंदर भी करवाया जा सकता है। तो देखें, मुझे नहीं समझ आती कि कौन सा मतलब एक अमूमी तौर पर देखा जाए तो अवाम इसकी हामी नज़र आती है और कहा जाता है कि ये जो रेफरेंडम है इसके लिए कोई 2/3 अक्सरियत की भी ज़रूरत नहीं है। सादा अक्सरियत के साथ भी रेफरेंडम का मामला करवाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए ज़ाहिर बात है इनिशिएटिव जो है वो हुकूमत लेगी, यानी कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उसके इनिशिएटिव लेंगे। और यही बताया जा रहा है कि वो तकरीबन इस मामले में ऑन बोर्ड हैं, यानी कि वो मतलब ये कि एग्री कर चुके हैं और अब ये मामला आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा कि इसके ऊपर मज़ीद बहस और मज़ीद चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इस मामले में खुलकर सामने आएंगी। यहाँ तक मैंने जिक्र किया कि जो इंतज़ामी यूनिट्स या सूबे बनाने की बात है, ये इंतज़ामी यूनिट्स का जो मामला है ये ज़्यादा सिंध की तरफ जा सकता है और सूबों का मामला पंजाब और जिस तरह भी आपने हज़ारा सूबे का कहा उन्होंने कि जी वो JUI ने मुतालबा किया है, उन्होंने इसका रेफरेंस भी दिया कि KP की असम्बली 2 से 3 मरतबा इसके ऊपर करारदादे भी मंजूर कर चुकी है और एक तहरीक भी हज़ारा सूबा बनाने की चली थी, जिसके अंदर कुछ नौजवानों की शहादत भी उसके अंदर हुई थी उस तहरीक के अंदर। तो बहरहाल एक पुरजोर मुतालबा है और एक बड़ा डिवीज़न है और ये बड़ा मतलब पुराना मुतालबा है कि उसको सूबे का दर्जा दिया जाए। इसी तरह पंजाब के अंदर भी आपको पता है बहावलपुर सूबे की बहुत मतलब एक देर से बात हो रही है और ये कहा जा रहा है कि अच्छा, पंजाब के अंदर आपको याद होगा कि PTI के दौर में भी PTI ने भी इसका नारा ज़रूर लगाया था। उन्होंने कहा था कि जी हम भी सूबे बनाएंगे, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि कुछ ज़्यादा पेशरफ उसके ऊपर नहीं हो सकी और फिर उन्होंने भी सिर्फ जो सेक्रेटेरिएट है या जो DIG साउथ है वो मतलब कि उनको अलग करने के ऊपर उन्होंने इत्तफा किया और बता दिया कि जिस तरह पंजाब के अंदर आपके होते हैं चीफ सेक्रेटरी होते हैं, इसी तरह जो होगा क्या कहते हैं अपना साउथ पंजाब होगा उसके भी चीफ सेक्रेटरी होंगे और उनके मामला वो देखा करेंगे ताकि वहाँ के लोगों को ज़्यादा मामलात में इधर ना आना पड़े, इस तरफ ना आना पड़े। तो ये मतलब है कि अवामी हमायत तो इसको मेरे ख्याल से हासिल होगी। जहाँ तक जमातों का जिक्र है, आपने जिक्र किया कि भी कौन सी जमात इसकी सपोर्ट करेगी और कौन मुखालफत, तो देखिए पंजाब की हद तक तो ऑलरेडी जो मुस्लिम लीग नून है वो काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ कर चुकी हुई है। जो उन्होंने हुकूमत लेने के लिए हुकूमत में आने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने थे और वो जानते हैं कि इस वक्त उनकी पोजीशन ऑल टाइम लो के ऊपर है और उसको हाई करने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार होंगे। अगर उसके लिए ये 2 सूबे बना दिए जाते हैं तो उनको डिवीज़न से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जो इसका फ़ायदा उठाने वाले हैं वो आपको पता याद होगा कि जिस तरह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई गई और उसके लिए जहांगीर तरीन को इस्तेमाल किया गया, इसी तरीके से PTI के दौर के अंदर जनूबी पंजाब महाज क्रिएट किया गया और वहाँ पे उसको PTI के अंदर शामिल करवाया गया। तो वो तो एक मामला अपनी जगह पे चलता रहेगा, लेकिन पंजाब की हद तक जो मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक है उनको फिर भी एक हिस्सा मिल जाएगा। वो फिर भी अपने मतलब एक उसमें वो पॉपुलर भी हैं और वो चाहेंगे कि उसमें मतलब एक ज़्यादा आसानी हो जाएगी एक बड़े सूबे को कंट्रोल करना, उसके मामला को देखना। अब आप देखें कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ किस तरीके से सारी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं। सैलाब का मामला आप देख लें, सफाई का मामला देख लें, आजकल बारिशें हैं, इनके मामला को देख लें, तो भारत प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग नून को इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, वो इतनी बड़ी रुकावट क्रिएट नहीं करेंगे। जहाँ तक सिंध का मामला है तो सिंध के अंदर वो सूबे के हवाले से ज़रूर रुकावट, वहाँ पे MQM का मुतालबा ज़रूर रहा है कि दही सिंध के ऊपर मुश्तमिल एक अलग सूबा बनाया जाए और जो शहरी सिंध है जिसके अंदर लाड़काना और सखर
फिर क्या कहते हैं हैदराबाद और आगे। कराची, ये इलाके आते हैं, इसके ऊपर मुश्तमिल एक अलग सूबा बनाया जाए। और उसके अंदर बहरहाल बिल्कुल पीपल्स पार्टी को ये प्रॉब्लम होगी कि उनका हमेशा से जो वोट बैंक है वो दही सिंध रहा है, और अर्बन के अंदर उनकी इतनी पॉपुलैरिटी नहीं, वहाँ पे मुस्लिम जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून की प्रेजेंस भी है, वहाँ पे जमात पीटीआई इस्लामी की की भी भी है। है, पीटीआई की भी है, एमक्यूएम की भी है। तो ये जमातें ज़्यादा उसका शेयर ले जाएंगी, और जो ज़्यादा खाने का जो मौका है या जो ज़्यादा कमाई का एक है ज़रिया, वो तो कराची, हैदराबाद और यही शहर हैं जहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो अगर ये पीपल्स पार्टी के हाथ से निकल जाएगा तो फिर उनको क्या मिलेगा? तो बहरहाल उनको राज़ी रखने के लिए हो सकता है सिंध के अंदर फौरी तौर पर सूबों की बात ना की जाए और वहाँ पर इंतजामी यूनिट्स बनाने की बात की जाए, और उसके ऊपर पीपल्स पार्टी को लाने के लिए या उनको राज़ी करने की कोशिश की जाए। लेकिन ये एक अलग से प्रॉब्लम होगी कि एक तरफ आप सूबे बनाने की बात करेंगे, यानी कि पंजाब के अंदर डिवीजन की बात होगी, केपीके के अंदर डिवीजन की बात होगी, हो सकता है बलूचिस्तान के अंदर भी डिवीजन की बात हो, लेकिन उसके दौरान अगर आप सिंध के अंदर डिवीजन नहीं करेंगे तो फिर अवाम इसके ऊपर सवाल उठाएंगे। हो सकता है सिंध के अपने अवाम ही उसके ऊपर जो है ना वो सफ़े आरा हो, और वही इसके ऊपर सवाल उठाएंगे कि यहाँ पे क्यों नहीं, क्योंकि उनको भी हकूक चाहिए, उनको भी मामला चाहिए, वो भी चाहते हैं कि हमारे मामला अलग हो, हमें हमारा शेयर मिले, वो हमारे इलाके के ऊपर लगे, हमारे इलाके भी तरक्की करे। दही सिंध चाहता है कि हमारे यहाँ पे भी उस किस्म की तरक्की हो जो हमें पंजाब के अंदर नज़र आती है। हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं, बाज़ अगर आप सफ़र कर रहे हो बस के अंदर, ट्रेन के अंदर, तो आम जो सिंध का शहरी है वो ये समझता है कि हम जैसे ही पंजाब के अंदर एंटर होते हैं, हमें जिस किस्म की यहाँ पे सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर और जो तरक्की हमें यहाँ पे नज़र आती है वो हमें सिंध के इलाकों के अंदर नज़र नहीं आती है। तो वो भी बहरहाल चाहते हैं तो है इस हवाले से। तो मेरे ख्याल से कि ये थोड़ा सा हमें डिवीजन नज़र आएगी कि पीपल्स पार्टी इस हवाले से थोड़ा सा रजिस्ट करेगी, मुस्लिम लीग नून काफ़ी हद तक इसके ऊपर ऑन बोर्ड होगी, लेकिन ये इतना आसान मामला तब भी नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहरहाल 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत होगी और उसके अंदर तरमीम की ज़रूरत होगी। तो ये मामला किस तरीके से आगे बढ़ेगा अभी फौरी तौर पे इसके ऊपर कहना कुछ मुश्किल है। हाँ, बहरहाल कोशिश ये होगी कि तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लेकर उनकी रजामंदी से अगर ये काम हो, जिस तरह 18वीं तरमीम की गई थी उस वक्त सारी जमातें मतलब एक मिल के उन्होंने उसको सपोर्ट किया था और फिर वो ही थी। तो अगर इस तरीके से ये मामला होता है अफ़हाम व तफ़हीम के साथ और खुश उसलूबी के साथ, तो उसी के अंदर फ़ायदा है ज़्यादा। अगर इसके अंदर आप कहने के मामला बिगड़ते हैं और ख़राबी की तरफ जाते हैं तो फिर वो मामला ठीक नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से रेफरेंडम ज़्यादा बेहतर हल है कि पहले रेफरेंडम करवा लिया जाए, और उसके अंदर भी 2 प्रॉब्लम्स आएंगी। जैसे मैंने जिक्र किया कि अगर पंजाब के अंदर रिजल्ट ये आता है कि अवाम उसकी हमायत करते हैं तो हुकूमत को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो तो बल्कि खुश होंगे, कहेंगे देखें हमने अवाम का मुतालबा तस्लीम किया है और उसके मुताबिक हम अमल करने जा रहे हैं। सिंध के अंदर हुकूमत नहीं चाहती होगी कि ये डिवीजन हो, और वहाँ पे अगर रेफरेंडम का रिजल्ट ये आ जाता है, ये बिल्कुल मिसाल ब्रेग्जिट वाली होगी कि वहाँ की जो हुकूमत थी यूके की वो ब्रेग्जिट नहीं चाहती थी, वो वहाँ से निकलना नहीं चाहती थी, लेकिन अवामी प्रेशर में उनको वहाँ पे वो रेफरेंडम करवाना पड़ा और एक बड़ी थिन मेजॉरिटी के साथ 51 to 49 वो अवाम ने फैसला ये दे दिया कि जी हमें ब्रेग्जिट कर लेना चाहिए। तो उसके ऊपर वहाँ के जो वज़ीर आज़म थे उनको इस्तीफ़ा देना पड़ गया था, क्योंकि हुकूमत का मौक़िफ़ वहाँ पे शिकस्त खा गया अवाम के आगे। तो ये सिंध के अंदर प्रॉब्लम ज़रूर हो सकती है कि वहाँ पे अगर रेफरेंडम के नताइज ये आते हैं कि जी वहाँ पे भी लोग सूबे का मुतालबा करते हैं, तो फिर सिंध की जो गवर्नमेंट है या तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है वो बहरहाल ज़रूर एक बड़ी प्रॉब्लम के अंदर होगी। ठीक है। अच्छा बिलाल साहब, अल जज़ीरा की नशरियात को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया है। नशरियात वैसे तो मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो अल जज़ीरा नहीं चलता, लेकिन उसकी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग जो है उस पर भी बैन लग गया है, और उसकी वजह ये सामने आई है कि जो आज़ाद कश्मीर में उन्होंने कोई रिपोर्ट शाया की थी जो कुछ हलकों को यहाँ पर पसंद नहीं आई। तो इसके अलावा हम जानते हैं कि अल जज़ीरा की जो नशरियात है वो इसराइल में भी बैन है, वैसे तो ईरान में भी जो है वो बैन है अल जज़ीरा, लेकिन क्योंकि मेरा ख़्याल है कि ये अल जज़ीरा को कतर ओन करता है, तो कतर और ईरान के कुछ मामलात हैं और वो ईरान ये इल्ज़ाम लगाता है कि ये बायस्ड है, तो इस वजह से वहाँ पर बैन है। लेकिन पाकिस्तान का तो इस तरह का कोई मामला नहीं है अल जज़ीरा के साथ। तो इतनी मतलब यानी मानी हुई एक उनकी जो है वो रिपोर्टिंग होती है, गाज़ा पे उन्होंने जो रिपोर्टिंग की है उसको दुनिया मानती है, तो पाकिस्तान में उसकी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग को भी बैन कर दिया गया। तो इस पर क्या नज़रिया है आपका? जी देखें, पाकिस्तान के अंदर जो आज़ादी इज़हारी राय या जो एक मीडिया के ऊपर पाबंदी है वो अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है, और ये वही
बात है कि अगर नैरेटिव आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है, कोई बात आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है, तो वो हुकूमत को या रियासत को हज़म नहीं होती। हालाँकि खुला दिल करना चाहिए, बड़ा दिल करना चाहिए और उन बातों के ऊपर मतलब ये कि आपको अगर आप की वो नहीं है और आपको लगता है कि वो रिपोर्टिंग ठीक नहीं है, तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसके ऊपर दें। आप हुँ, उसका रद्द करें, आप हुँ, अपने फैक्ट सामने रखें। हुँ, हमने पहले भी ज़िक्र किया था कि हुँ, आज़ाद कश्मीर की जो सिचुएशन है, हुँ, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कम से कम जो आपके मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसको आप इतनी इजाज़त दें कि वो खुलेआम सब कुछ जो है ना वो लाइव दिखाए और उसके बाद आवाम खुद फैसला करें कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। जितनी हुँ, आप पाबंदी लगाएंगे, जितने आप मामला को दबाने की कोशिश करेंगे, ये वो नेटवर्क्स हैं जिनके ऊपर दुनिया एतमाद करती है, जिनको दुनिया देखती बिल्कुल। सुनती है और उनकी क्रेडिबिलिटी है। तो उस क्रेडिबिलिटी के साथ अगर वो कोई चीज़ रिपोर्ट करते हैं और बहरहाल बाज़ औक़ात वो भी फैक्चुअल नहीं होती, तज्ज़िये की बुनियाद के ऊपर होती है कि वहाँ के उनके जो पाकिस्तान के अंदर रिपोर्टर्स हैं, उन्होंने हमें ये रिपोर्ट किया और उसकी बुनियाद के ऊपर हम ये बात कह रहे हैं या ये बात शाया कर रहे हैं, तो वो मतलब है कि वो उसको हतमी नहीं माना जा सकता। तो आप बाहर उसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं, हुकूमत उसको रद्द कर सकती है, आप ये कह सकते हैं कि जी हम उसको ओन नहीं करते, लेकिन जैसे ही आप उसके ऊपर पाबंदी लगाते हैं और आप उसकी नशरियात को पाकिस्तान के अंदर बैन कर देते हैं, उनकी वेबसाइट को बैन कर देते हैं, तो ये एक रॉन्ग सिग्नलिंग इस मामले के ऊपर जाती है। फिर आप में और दूसरी रियासतों में, जैसे आपने इसराइल का जिक्र किया, ईरान का जिक्र किया, जहाँ पे तसव्वुर ये किया जाता है कि फाशिस्ट किस्म की रजीम है और वो ओपन नज़रियात को और हुँ, आज़ादी इज़हार राय को वो ज़्यादा पसंद नहीं करते, उसको हुँ, फ़रोग़ नहीं देते, तो उसमें और आपकी रियासत में फिर क्या फ़र्क रह जाएगा? हुँ, और यही आहिस्ता-आहिस्ता वो मामलात होते हैं जो जिसको फिर कहा जाता है कि ये सिविलियन डेमोक्रेसी नहीं बल्कि एक किस्म की जो है ना वो आप कह लें कि डिक्टेटरशिप है और सिविलियन डिक्टेटरशिप है। तो उसकी तरफ मामलात ना जाएँ। अभी हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर कितने सहाफ़ियों को बैन किया, अगर सिर्फ इस दौर के अंदर नहीं, मैं मतलब है कि ये बात नहीं कह रहा कि जी अब ये कोई मुस्लिम लीग नून का दौर है, तो इस दौर के अंदर ही ये ज़्यादा पाबंदियाँ लगी हैं। पिछले दौर के अंदर भी मामलात ऐसी थे, पीटीआई के दौर के अंदर कितने सहाफ़ियों को ना सिर्फ बैन किया गया, उनके प्रोग्राम्स बंद किए गए सिर्फ इस वजह से कि उनकी बात आपको पसंद नहीं आती थी। हुँ, वो अगर किसी पार्टी की साइड लेते थे, अपोजिशन की साइड लेते थे, हुकूमत के ऊपर तनकीद करते थे, तो बिल्कुल इमरान खान का भी नज़रिया वही होता था जो डोनाल्ड ट्रंप का होता था कि उसको फेक मीडिया कहते थे कि हुँ, मीडिया की रिपोर्टिंग गलत है, यानी जो हमारी साइड की बात करेगा वो ठीक होगा हुँ, और जो दूसरी साइड की बात करेगा उसका बिल्कुल सुनने के लिए, मानने के लिए, कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते। हालांकि मीडिया की अपनी बायसनेस होती है, मीडिया के अंदर लोग होते हैं, एंकर पर्सन होते हैं, उनकी अपनी एफिलिएशंस होती हैं, तो हर एक को बात करने का जो है ना वो पूरा हक हक हासिल होना चाहिए। हासिल है। हम अगर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठते हैं, हम कोई हुँ, बात करते हैं, तो हमें जज करने वाले लोग मौजूद हैं, जो हुँ, व्यूअर्स हैं, जो व्यू करते हैं, वो जज करते हैं कि भाई बंदा बात ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा, हमारी मिजाज के मुताबिक कर रहा है या नहीं कर रहा, और वो जो है ना वो बायस्ड है या अनबायस्ड है। अगर आप किसी के पॉलिटिकल व्यू से इख्तलाफ करते हुए भी बात करें, तब भी आपकी बात से ये चीज़ झलकनी चाहिए या ये बात आपको पता चल जाती है कि ये बंदा किससे बात कर रहा है। तभी हमने मोहसिन नकवी के बयान की बात की। अब वो बयान तो मोहसिन नकवी का था, लेकिन सब जानते हैं कि फेस उनका था लेकिन आवाज़ किसी और की थी। हुँ, पीछे से मतलब है कि बोल कोई और रहा था। तो ये बात मतलब है कि बड़ी वाज़ेह हो जाती है, आप किसकी ज़ुबान बोल रहे हैं। आप किसी पार्टी की ज़ुबान बोल रहे हैं, आप किसी हुकूमत की ज़ुबान बोल रहे हैं, आप किसी इदारे की ज़ुबान बोल रहे हैं या आप अपनी ज़ुबान बोल रहे हैं। हुँ, आपको जो फैक्चुअल लगती है, जो सही बात लगती है, आप वो करने की कोशिश कर रहे हैं। आप काशिफ अब्बासी को देख लें, आप हामिद मीर को देख लें, आप क्या कहते हैं अपना सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत सारे हैं, मुल्क छोड़ कर चले गए, मोहित पीरज़ादा को आप देख लें, इमरान रियाज को देख लें, इस तरह के बेशुमार सहाफ़ी हैं जिनके ऊपर पाबंदियाँ लगीं और पिछले दौर के अंदर भी लगीं और इस दौर के अंदर भी लग रही हैं। तो ये बहरहाल ऐसा नहीं होना चाहिए और कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पहले भी जिक्र किया था, अभी एक प्रोटेस्ट भी हुआ इस्लामाबाद के अंदर और लाहौर के अंदर, वहाँ पे भी मुजाहिरीन के ऊपर ना सिर्फ लाठीचार्ज किया गया बल्कि उनको गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं। तो ये रविश जो है वो अच्छी नहीं है। पहले आप गज़ा के साथ यही करते रहे कि जिन लोगों ने गज़ा के लिए, फ़लस्तीन के लिए एहतजाज किया, हुँ, उनको आपने इसी तरीके से कुचलने की कोशिश की, उसको आपने दबाने की कोशिश की, उसका भी तासुर रियासत के हवाले से अच्छा नहीं गया और अब यही मामला आप कश्मीर के साथ कर रहे हैं, इसका भी तासुर इंटरनेशनली भी ठीक नहीं जाएगा। मैं देख रहा था कि जो हाउस ऑफ कॉमन्स है या जो अपना जो है ना ब्रिटिश पार्लियामेंट है, उसके अंदर भी एक एमपी आज़ाद कश्मीर के मामले के ऊपर वो मतलब है कि वो नोटिस में लेकर आ रहा था और उसके ऊपर बात कर रहा था। तो आप किस किस का मुंह बंद करवाएंगे, किस हुँ, किस के अंदर, मैंने इस तरह कहा कि आपको मुंह बंद करवाने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ फैक्ट्स सामने लाने की ज़रूरत है। अभी हमारे एक जो है ना बड़े अच्छे भाई हैं और प्रोग्राम के एंकर भी हैं जो ताबिश हाशमी, उनके भी कोई मतलब है कि मामला इस तरह का चल रहा है, कोई बयान उन्होंने दिया था जिसके अंदर उन्होंने बड़ी सॉफ्ट स्पोकनली मतलब एक हार्श
हार्श अल्फाज के अंदर नहीं, लेकिन उन्होंने कश्मीरियों की हमायत के अंदर वो बयान दिया था कि ये हमारे भाई हैं, हमारा खून है, हम एक मतलब कि उसके अंदर हैं और वो बड़े प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं। तो मतलब कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि उनके साथ ये सलूक हुआ है, क्योंकि उन तक एक पॉइंट ऑफ व्यू पहुंचा ना, उन्होंने उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी स्ट्रेट फायर किए गए हैं, उनको मारा गया है, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, उनको जो खबर पहुंची उन्होंने उसके ऊपर वो रिएक्ट किया। तो रियासत बजाय इसकी क्या वो पता चला कि उनका प्रोग्राम बंद हो गया है, अब पता नहीं उस वजह से बंद हुआ है, किस वजह से बंद हुआ है, लेकिन इस टाइमिंग, जिस तरह भी आपने पिछले तासुर यही जा रहा पिछले है। सवाल में आपने टाइमिंग का जिक्र किया था, तो टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो इस मौके के ऊपर अचानक उनके प्रोग्राम का बंद हो जाना इस बयान के बाद, तो ये जो चीज़ें हैं ये अच्छा तासुर नहीं देती मीडिया के ऊपर। इस तरह की जो पाबंदियां जी हैं ये कभी भी रियासत के फेवर में नहीं जाती बल्कि अगेंस्ट ही जी जाती हैं। बिल्कुल। अच्छा बिलाल साहब, मरीम नवाज साहिबा कहती हैं कि पंजाब की जो गरीब आवाम है, जो 100 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करेंगे, उनको बिजली का बिल नहीं आएगा, यानी उनको बिजली फ्री दी जाएगी। तो ये ज़रा मुझे बताएं कि कौन सी गरीब आवाम है जिनके 100 से कम यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं। जी, मतलब बड़ा मज़े का खेज किस्म का बयान उन्होंने दिया है। देखें, अगर आप गरीब की बात करते हैं और उसको फ्री आप बिजली देने की बात करते हैं, तो पहले तो आप अपने मैकेनिज़्म को देखें, अपने सिस्टम को देखेंगे, सिस्टम आपने क्या डिज़ाइन किया हुआ है। यानी कि अगर आप पूरा साल अगर आप 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं, तो आप जो है ना प्रोटेक्टेड सार्फिन की कैटेगरी के अंदर है। लेकिन किसी एक महीने किसी वजह से आपके 2 यूनिट ज़्यादा चल जाते हैं और आप 199 से 200 यूनिट पे चले जाते हैं, या 201 यूनिट पे 201 चले जाते हैं, तो आप उस कैटेगरी से 6 महीने के लिए निकाल दिए जाएंगे। ये कौन सी गरीब मतलब ये कि नवाज पॉलिसी है, इसमें किस गरीब का फ़ायदा हो रहा है। और जो आप 100 यूनिट लोगों को फ्री देने की बात कर रही हैं, तो जिन लोगों के 200 यूनिट से ऊपर चले जाते हैं, 300 यूनिट से ऊपर चले जाते हैं, उनसे आप 200 300 400 500 गुना जो ज़्यादा बिल ले रहे हैं, वो अगर आप प्रोटेक्टेड सार्फिन को जिसका 100 यूनिट से कम बिल है, मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि अगर किसी का 90 यूनिट किसी के चले हैं और उसको 8 रुपए के हिसाब से या 10 रुपए के हिसाब से क्या 900 रुपया उसका बिल हो जाएगा। मैं लंबी कैलकुलेशंस के अंदर नहीं जाता, लेकिन अगर आप पंजाब की हद तक देख लें कि 12 करोड़ पंजाब की आबादी है, 6 करोड़ अगर आप मतलब कि उसको लगा लें कि जी मिसाल के तौर पर एक हाउस होल्ड के अंदर अगर 6 अफराद होते हैं, माँ बाप हो गए, मियाँ बीवी हो गए और 2 बच्चे हो गए, बिल्कुल 6 अफराद एक ख़ानदान के अगर आप लगाएं तो 2 करोड़ ख़ानदान जो है ना वो पंजाब के अंदर बनते हैं। उनमें से चले आप 50% को अमीर लगा लें, 50% को आप गरीब लगा लें कि 50%, मैं बहुत मतलब आपको आउटस्टैंडिंग नंबर बता रहा हूँ कि 50% भी अगर आप लगाते हैं तो 1 करोड़ ख़ानदान बनता है जो 100 यूनिट से कम इस्तेमाल करने वाला है। तो उनका अगर हम माहाना बिल लगाएं तो वो 900 रुपये बनता है। तो माहाना अगर आप उनको 900 आप कह लें कि जो है ना करोड़ रुपए की 900 करोड़ ही बनाना, 900 करोड़ की अगर आप सब्सिडी दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ उसके बदले में जो 1 करोड़ सार्फिन हैं जो इससे ज्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं, उनसे आप कितने करोड़ों रुपए ज्यादा इजाफी भी तो आप ले रहे हैं ना। तो उसमें से उनको अगर आप सब्सिडी दे रहे हैं तो इसमें हुकूमत क्या बड़ा इकदाम कर रही है। बेहतर तो ये होगा कि आप एक है ना वो यूनानिमस पॉलिसी बनाएं और उसके ऊपर आप इम्प्लीमेंट करें। बेहतर होगा कि कम से कम इसकी जो है, जैसे हमने भारत का जिक्र किया कि वहाँ के जो वजीर आला हैं पंजाब के, वो मौकरी कर रहे हैं, वो आपका मजाक उड़ा रहे हैं कि मैंने 11 अरब रुपए का पावर हाउस लेके अपनी आवाम को 600 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी है। और वजीर आला पंजाब जो है पाकिस्तान की, उन्होंने 11 अरब रुपए का जहाज ले लिया है। ये उन्होंने बताया कि ये मतलब कि डिफरेंस है प्रायोरिटीज का, चॉइसेस का, कि आप अपनी आवाम को क्या डिलीवर करना चाहते हैं। तो मरियम नवाज अगर वाकई आवाम को डिलीवर करना चाहती हैं तो सबसे पहले तो इस पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज करें। आप एक रेफरेंडम करवा लें, आवाम से राय ले लें कि आवाम का इस 200 और 300 यूनिट वाली पॉलिसी के ऊपर तो क्या किसी को पता नहीं है? क्या मरियम नवाज इतनी मतलब कि वो ला इलम है कि उनको पता नहीं कि आवाम की इस मामले के ऊपर क्या राय है, क्या तासुर है? तो सबसे पहले तो आप उस पॉलिसी को खत्म करें और उसके बाद अगर आप जब सब्सिडी देना भी चाहती हैं तो 100 यूनिट से कम वाले अफराद तो आपको बहुत ही गिने चुने मिलेंगे। कम से कम गर्मियों के महीने के अंदर मैं बड़े वसूख से आपको बता सकता हूं कि अगर किसी के घर में एक पंखा, एक लाइट, एक मोटर और एक फ्रिज, ये बड़ी बेसिक नेसेसिटीज हैं। मैं अभी इसके अंदर इस्त्री, इसके अंदर वॉशिंग मशीन और इसके अंदर आपका कूलर वगैरह कह लें, या फिर आप जो है ना वो जो किचन की एक्सेसरीज है, माइक्रोवेव हो गया या मिक्सर हो गया, मैं किसी चीज को ऐड नहीं कर रहा। सिर्फ आप ये बेसिक इस्तेमाल की चीजें लगाएं तो इसको भी आप 100 यूनिट से नीचे नहीं रख सकते। जारी बात है क्योंकि आपने दिन रात इन चीजों को चलाना है। तो अगर आप मतलब चलाएंगे तो उसको भी आप 100 यूनिट से कम नहीं रख सकते। तो मेहरबानी फरमाएं, पहले आप कैलकुलेशन अपनी ठीक करें और अंदाजा लगाएं कि कितने अवाम होंगे, और आप जो है ना वो आउट जाके जब आप इस तरह का बयान दे देती हैं तो ये चीजें
थोड़े से आप कह लें फैक्ट्स के साथ होने चाहिए। आप पहले आवाम को बताएं कि कितने अफराद हैं जो इतने यूनिट इस्तेमाल करने वाले हैं और कितने हैं जो कि 200-300 की कैटेगरी के अंदर आते हैं। वो असल सार्फिन है जिनको सब्सिडी की ज़रूरत है, जिनको इस चीज़ का जो ना असल फ़ायदा पहुंच सकता है, उसके ऊपर आप फोकस करने की कोशिश करें। बिल्कुल ठीक है। चलें जी, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ के साथ अपनी होस्ट महक अशफाक को दीजिए इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी। अपने फीडबैक से हमें आगाह करते रहिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब देसी टीवी USA। अल्लाह हाफिज़।